नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ की हम सीरीज़ चला रहे हैं उसका टेस्ट नंबर 3 है और इसमें जो हमने 1 और 2 टेस्ट नंबर जो है करवा दिए हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पर हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप भी उसे एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जो प्री परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है। और जैसा कि दृष्टि आईएएस संस्थान बहुत ही बड़ी संस्थान है और उसकी ये टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, तो इस लिहाज से ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इस समय जो है यूपीएससी ने थोड़ा अपना पैटर्न चेंज कर दिया है और यूपीपीसीएस भी अब उसी लाइन में है जो यूपीएससी को फॉलो भी यूपीपीसीएस भी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जो है अपने तैयारी को करना है। और इसमें क्या है कि कोई भी या किसी भी तरीके की उसकी बात को इम्पोर्टेंस दें। यदि ये टेस्ट जो है दृष्टि की टेस्ट सीरीज है, इसको आप इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि जो ये बहुत बड़ी संस्थान है। ठीक है, तो इससे क्या है, जिससे आपको आगे आने वाली प्री परीक्षा में एक तरीके से आपको मौका मिल जाएगा परीक्षा से पहले परीक्षा करने का। ठीक है, और अपने आप को जांचने का। अभी दूर जरूर है, लेकिन आपके लिए ये बस यही समझ के तैयारी कीजिए जो हमारा जो है कल हमारा पेपर है, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, और टाइम थोड़ा अपना ज़्यादा दीजिए आप स्टडी की तरफ। और जिस तरीके से यूपीएससी अपना लेवल प्रतिवर्ष बढ़ाता जाता है, उसी हिसाब से हमें अब तैयारी करनी है। और उसी की तैयारी के हिसाब से हमें जो बचे हुए फैक्ट हैं उनको भी देखना है। और फैक्ट कम जो है बैकग्राउंड में, मतलब उसकी समझ जो है प्रोसेस में जो है उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जिस तरीके से ये लगातार जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें क्या होता है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, आपने दिमाग में सोचा ही नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इस लिहाज से तुम अपनी तैयारी कीजिए और तैयारी में ये मत सोचिए कि कोई भी क्वेश्चन हमको सीधा मिल जाएगा। कभी आपको सीधा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला जो कहता है ठोक के, हमने भी बहुत वीडियो देखे हैं और हम भी जो है लगातार 3 साल से जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इस साल जाके मेंस तक पहुंचे और मेंस दिया भी है। तो पिछली साल भी हमने 2023 की जितनी भी टेस्ट सीरीज थी और वो हमने कराई थी, लगभग 20 टेस्ट सीरीज थी वो कराई थी। उसी के हिसाब से हमने देखा कि उसमें लगभग 30-35 क्वेश्चन उससे जो हमें इसी दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज से मिल गए थे, लेकिन उनको ऐसे डायरेक्टली नहीं मिले थे, उनके जो है फैक्ट जो है उनसे मिल गए थे। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज क्या है, जो हमको इंडिकेट करती है कि आपको ये भी जानना है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर आपने वो जो है टॉपिक नहीं छुआ है या उससे आप दूर रहे हैं तो उसको एक बार जरूर देख लें। ठीक है, और इसके हिसाब से आपको सिर्फ प्री क्वालिफाई नहीं करना है, आपको मेंस का एग्ज़ाम भी देना है, और जिसके लिए आपको मात्र 2 या 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा। भाई जो है 26 मई का है, इसके बाद सितंबर में आपके मेंस एग्ज़ाम है। उसमें आपको ऐसे भी तैयार करना है, 3 ऑप्शनल भी तैयार करने और 2 ऑप्शनल भी तैयार करना है। और इसमें आपको 6 जो है ऐसे लिखने होते हैं, 2 ऐसे जो है पेपर में, उसके बाद 2-2 उसमें हिंदी में, एक में और एक इंग्लिश में। तो इस लिहाज से थोड़ा जो है अपने आप को अभी सी एक्सटेंड बनाकर चलिए, जिससे आपको आगे आने वाली परीक्षा में दिक्कत ना हो। आप ये समझिए कि हमें मेंस जो है सितंबर में देना है, प्री भूल जाइए आप। प्री तो ऐसे समझ लीजिए उसके सामने बहुत छोटा है। जब आप मेंस की तैयारी, मेंस के पेपर करेंगे, मेंस की तैयारी देंगे, वो बहुत छोटा लगेगा प्री, लेकिन सिलेक्शन सबसे ज़्यादा मेंस में होते हैं। अगर आपके इसमें चांसेस होते हैं सिर्फ 2.5, यानी लगभग 98 पॉइंट या 97% जो है लड़के प्री से ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें संभावना कम होती, लेकिन अगर आप एक बार प्री निकाल गए तो उसमें कठिनता जरूर है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आपके जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लगभग 50% आपके जाने के जो है मेंस क्लियर होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मेंस के लिहाज से तैयारी करके चलेंगे
हम इस लिहाज से तैयारी करके नहीं चलेंगे कि हमें सिर्फ प्री देना है, बस ख़त्म है। ठीक है, आप लिखने की भी आदत डालिए, लिखना है, क्योंकि आपको लगभग 7-8 मिनट में अपना आदत डालिए जो है हम सोच विचार के 250 वर्ड लिख लें। ठीक है, 7 मिनट या 8 मिनट में। स्टॉप वॉच अपने पास रखिए, इसलिए यही हम बता रहे हैं कि आपको आप मेंस की तैयारी करते हुए चलिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको लगभग 40% सही करने होते हैं। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर की जो भी कट ऑफ आई है उसके लिहाज से 40% सही करने होते हैं। अब आप जब इसमें करोगे तो लगभग अगर आपने 2 ही सब्जेक्ट तैयार कर लिए तो 20-20 या 18-20 ऐसा वेटेज रहता है। जैसे पॉलिटी का वेटेज 18 से 20 का रहता है, और इकोनॉमी का वेटेज 18 से 20 से रहता है, और लगभग और एनवायरनमेंट का भी, साइंस एंड टेक का 12-13, और जियोग्राफी का 7-8-9-10। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, प्री क्वालिफाई करने के लिए आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए और आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आपको प्री नहीं करना, आपको मेंस भी देना है। ठीक है, तो इसलिए आप हर तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए चलिए। ठीक है, तो देरी से जो है थोड़ी हो गई है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जो है नॉलेज मिली है। अगर आपके कुछ भी काम में आए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इतनी जो है समय के अनुसार हम थोड़ा आपकी समय की वैल्यू करते हुए ज़्यादा देर तक हम समझाने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझदार तो हैं ही। और आपको अगर लगेगा, आप क्या है उसको आप उसके तरीके से आप जैसे ही आप इंडिकेट करोगे, हमें पता है कि आप उसको एक बार क्वेश्चन को इंडिकेट करने के बाद अगर आपको कठिन लगता है तो आप एक बार उसे ज़रूर गूगल करोगे या कहीं से किसी भी रिसोर्स की सहायता लेकर उसको क्लियर ज़रूर करेंगे। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, नॉट ए वनडे एग्ज़ाम स्टूडेंट। ठीक है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लेकर अपने आप को चलिए। तो वही समझकर हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्या, भारत में अगस्त मलाई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो हमारे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें हमें क्या बताना है कि जो है 2 स्टेटमेंट में कौन सा या कौन से कथन सही है। पहले हमें कहाँ देखना होता है, यहाँ पर सही है कि गलत, और बड़ी सावधानी से क्वेश्चन आपको पढ़ना होता है बगैर टाइम के तनाव के अनुसार। ठीक है, आप जो चीज़ आपको नहीं आती है उसकी तरफ आप मत देखिए, आप बढ़ते चलिए। ठीक है, जो चीज़ आती है उसको देखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई टॉप नहीं करना है, इसकी आपकी रैंकिंग नहीं जुड़ेगी, आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है, अपनी कट ऑफ पार करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो ये जैव मंडल है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो ये इसके अंतर्गत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो है कथन ये गलत है। ये गलत है, ये क्यों गलत है, क्योंकि ये जो तमिलनाडु में ही जो है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट और तिरुवनवैली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और जो है पठान में मिथिटा है जो वो डिस्ट्रिक्ट इन केरला में है। ठीक है, और ये क्या कर्नाटक में नहीं है इसका विस्तार। ठीक है, तो इस लिहाज से ये गलत हो जाता है। अब इसके बाद अगला, यह यूनेस्को के मैन एंड द वाइस्पर रिजर्व प्रोग्राम का एक भाग है। ठीक है, ये क्या है, ये सही है। दूसरा क्या है, तीसरा कथन है, इस जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो 16 वन मौजूद हैं। ठीक है, क्या वन मौजूद है, 16 वन मौजूद हैं। तो ये क्या 2 और 3 सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने पृथ्वी के वायुमंडल के जो विकास में योगदान दिया। अब पृथ्वी के जो वायुमंडल का विकास है, ये इसमें किसका योगदान रहा। ठीक है, इसका योगदान किसका रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन दिए गए, आदिकालिक वातावरण का ह्रास, बिल्कुल सही है। जब वो वातावरण ह्रास हुआ, ठीक है, तो पृथ्वी पर जो गर्म थी, गर्म के बाद उसका बाद क्या हुआ, गर्म के बाद जब इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, तो इसमें यही गर्मी की वजह से जो जलवाष्प बना, जलवाष्प बनने के बाद लगातार माना जाता है कि लगभग यानी कि 1000 साल तक बारिश हुई इस पर, और ये साले जो है पूरे के पूरे समुद्र है जो भर गए। ठीक है, पानी से भर गए, और पूरी फिर और टेम्परेचर डाउन हुआ जिससे बर्फ जमी। ठीक है, तो इसके अनुसार ये पृथ्वी पर जीव का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी का आंतरिक भाग ये भी सही है, क्योंकि वो गर्म था। अगर वो पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म ना होता तो यहाँ पर
जो जलवाष्प नहीं बनता, जलवाष्प नहीं होता, बारिश होने के बाद ये ठंडा नहीं होता, ठंडा नहीं होता तो बर्फ नहीं जमती, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये इसमें क्या है, ये तीनों ही इसके कथन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक भाग के संबंध में जानकारी में अप्रत्यक्ष स्रोत जो है, स्रोत कौन से हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष रिसोर्स से देखना है तो इसमें क्या है, देखिए गुरुत्वाकर्षण की बात करें, ठीक, गुरुत्वाकर्षण क्या है, वो ज्वालामुखी प्रस्फोटन क्या है, ये आंतरिक भाग के संबंध में अप्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, ठीक है। जैसे ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ये आपको दिखता नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली अपना काम करता है। भूकंप क्या है, ये क्या आपको दिखता नहीं है लेकिन आंतरिक भाग का परिवर्तन है, ठीक है। गहरी खदान है, ये क्या है, ये आपको दिखती हैं, ठीक है, गहरी खदान है। तो इसमें उल्कापिंड, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भूकंप तरंगें हैं उसके संदर्भ में जो है बताना है, ठीक है। क्या है, धरातलीय तरंगें सबसे पहले भूकंप लेखी पर भूकंप लेखित पर होती हैं, जिसे हम पी तरंगें बोलते हैं, ठीक है। पी तरंगें हैं, ये क्या भूकंप लेखी पर जो इस तरीके से निकलते हैं, जैसे यहाँ ये प्राइमरी तरंगें हैं, ये भूकंप लेखित बोलते हैं इसे। इसके बाद फिर सेकेंडरी निकलती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या ये सही है, एक मिनट, भूकंप तरंग गलत हो गया, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, ये क्या गलत है। जो धरातलीय तरंगें सबसे पहले भूकंप लेखी पर अभिलेखित होती हैं, ये क्या, ये अभिलंब पर लेखित होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रथम गैसीय जो प्रथम तरंगें, जो प्राइमरी तरंगें हैं, ये क्या करती हैं, ये गैसीय तरल ठोस पदार्थ को होकर गुजरती हैं, ठीक है। ये क्या, ये ताकतवर होती हैं लेकिन ये खतरनाक नहीं होती क्योंकि ये सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये खतरनाक नहीं होती है लेकिन सीधी निकल जाती हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक, जो अगला कथन है, द्वितीयक तरंगें ठोस माध्यम या केवल ठोस माध्यम में ही गुजर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक मिनट, इसमें देखना था मैं, सही नहीं है तो हमें वही बताना है जो सही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये क्या सही वाली नहीं बताना है, इसमें क्या हमें जो सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो क्या है, जो गलत है, ठीक है, सही है वो नहीं बताना है, इसमें क्या है जो गलत है। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक में धरातलीय तरंगें सबसे कम विनाशकारी होती है, क्या धरातलीय तरंगें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, ठीक है। तो ये पहला और जो चौथा, ये जो कथन सही नहीं है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, सही नहीं है, और ये दो सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इस पर हमें विचार करना है। इसमें देखिए कौन कौन डिपेंडेंट है, ठीक है, इसके डिपेंडेंट कौन कौन है। तो जो दो चीज़ें हैं इसमें क्या, उच्च दाब, बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उच्च दाब के ही कारण आते हैं, क्या, क्योंकि जो वायु है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। अब इसमें क्या होता है, लो प्रेशर उसको बोलते हैं जहाँ पर गर्मी होती है तो हवा गर्म होती है, पृथ्वी जो है टेम्परेचर बढ़ाती है, हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा कितनी पतली हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है, तो ये क्या है, ऊपर उठ जाती है, ठीक है। हवा जब जैसी गर्मी होती है, कोई भी चीज़ जब हल्की होती है तो ऊपर को जाने लगती है, तो ये वायु क्या है, ऊपर को जाएगी। और जहाँ पर सर्दी होती है, जैसे गर्मियों में क्या होता है, ये है सी, ठीक है, और ये है लैंड, ठीक है, ये है भूमि। तो गर्मियों में क्या होता है कि जो यहाँ पर होता है हाई प्रेशर, जहाँ पर सर्दी होती है वहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर, मतलब ठंडक होती है। तो समुद्र में होता है हाई प्रेशर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पर वायु गर्म होती है, वायु हल्की होती है तो ऊपर जाती है, तो यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर। तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है पवनें चलती हैं। इसी प्रकार से जो चक्रवात की बात करें तो चक्रवात में क्या है, अंदर की तरफ जाती हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके की पवनें जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बीच में है इसमें होता है लो प्रेशर और आसपास होता है हाई प्रेशर, ठीक है। तो इसमें क्या, उच्च दाब, वायु दाब,
उष्ण एवं आर्द्र वायु, ये भी सही है। गुप्त ऊष्मा और कैरोलिस बल, ये दोनों ही कार्य करती है, लेकिन तीव्र ऊर्ध्वाधर पवन ये नहीं। और इसमें क्या है 0.5 अक्षांश है, ठीक है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, केवल 4, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सूखे के संदर्भ में क्या है, इसमें हमें देखना है कि जो सूखे को परिभाषित करने के उसके लिए बताई गई है, क्या सूखा को हम किस तरीके से जो बोलते हैं उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मौसम विज्ञान संबंधी सूखा तब उत्पन्न होता है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों तथा जल वृत्तों, झीलों आदि में जल की उपलब्धता वर्षा से भरपाई की जा सकने वाली मात्रा कम होती है। ये गलत है, ठीक है। वर्षा से नहीं, ये क्या है, जो बर्फ है और झीलें हैं, ये जलाशय हैं, ये क्या है, ये जो जैसे नदियाँ हैं, ठीक है। नदियाँ क्या है, जब गर्मी बढ़ेगी पानी नहीं बरसेगा, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो, तो ये नदियाँ क्या है, बर्फ़ को पिघलाना, मतलब बर्फ़ से पिघलने से इसमें मात्रा, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलत है। अब इसमें क्या है, जल विज्ञान संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति है जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, साथ ही समय के स्थान पर यह समानुपातिक वितरण होता है। ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 सही ना तो 2 सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो युग्म दिए गए हैं उस पर हमें विचार करना है। इसमें क्या है, स्थायी पवने हैं और एक तरफ है ये राज्य, ठीक है। तो इसमें आम्र वर्षा कहाँ है, कर्नाटक, सही है। फूलों की बौछार क्या है, केरल, सही है। बारदोली छीड़ा असम, सही है। तो इसमें क्या, तीनों ही के तीनों सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कि अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, यह निम्न दबाव का क्षेत्र है, ठीक है। यह क्या है, यह निम्न दबाव का क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक पवनें ऊपर उठती हैं, सही है। दूसरा क्या है, इसे मानसून गर्त के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह दक्षिण पश्चिमी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित करती है, ये भी सही है। तीसरा का, शीत ऋतु में इसके परिणाम स्वरूप पवन का रुख उत्तर पूर्व से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी 3 यानी सी। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, नदी और नदी घाटियों में इसकी व्यापक स्थिति के कारण जलोढ़ मृदाएं जो देश के कुल क्षेत्रफल के जो है 40% भाग में समाहित है, ये 60% भाग में समाहित है। तो ये क्या है, ये 40% भाग में समाहित है, तो ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, गलत है। तो ये कथन आपका गलत हो गया। कितने में, 40% में समाहित है, ठीक है। जो नदी घाटियाँ और इसका जो भी उपस्थिति है जलोढ़ मृदा है वो। अब काली मृदा का विकास ज्वालामुखी चट्टानों की अपक्षय से हुआ है, ठीक है। अब लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों से विकसित हुए, ये सही है। तो इसके 2 ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें दिया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून संपूर्ण भारत को समाविष्ट करता है, इस मौसम में किसी भी स्थान पर सूखा नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। ये क्या है, गलत है। अब दूसरा क्या है, भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, ये भी गलत है। शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अभी एक कथन और है, मानसून की अवधि में वर्षा रहित अंतराल को वर्षा अंतराल के रूप में जाना जाता है और वर्षा में ये अंतराल चक्रवाती अपदाबों से संबंधित है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक कथन सही। इसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आंतरिक भाग की बात की गई है, इसमें इस पर विचार किया क्या है, दुर्बल
दुर्बलता मंडल सहित भूपर्पटी और मेटल की सबसे ऊपरी परत स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, स्थल मंडल जो है एटमॉस्फेयर है, वो पहले तो क्या होता है, क्रस्ट होता है। क्रस्ट मतलब कितना होता है, 1 से 100 किलोमीटर तक क्या होता है क्रस्ट। इसमें जो है प्लेन की धरती, जो समुद्र की धरती मान्य होती है, इसमें मतलब पर्वतों की धरती मान्य नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या है, 1 से लेकर मतलब 100 किलोमीटर तक क्या होता है, पहले क्रस्ट होता है, उसके बाद आता है क्या, जो है स्थल मंडल, जैसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या, ये गलत है। इसके बाद है, पृथ्वी का क्रोड लगभग 29 किलोमीटर की गहराई से आगे प्रारंभ होता है, जो उच्च घनत्व के कारण पूरी तरह से ठोस अवस्था में। ये क्या है, जो पूरी तरह से जो आउटर जो कोर है वो क्या 29 किलोमीटर से 51 किलोमीटर तक है। ठीक है, लेकिन बाद इसके बाद इनर क्लोड, लेकिन ये पूर्णतः कितना होता है, सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, ये क्या लावा के रूप में भरा हुआ होता है। तो इसमें क्या है, ये जो दूसरा कथन है ये भी क्या है आपका गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वालामुखी प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या ज्वालामुखी है जो ये इसके जो प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हमें ज्वालामुखी के बारे में जानना है। अब कथन नंबर 1 है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन ट्रैप जो बोसाल्ट प्रवाह के क्षेत्र का एक उदाहरण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, जो प्रायद्वीपीय जो दक्कन ट्रैप बोसाल्ट का एक प्रवाह का उदाहरण है, ये सही है। अब बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है, देखिए ये गलत है, बैरन द्वीप ही नहीं और भी हैं, जैसे हम जो अंडमान द्वीप में है। ठीक है, और ऐसे हम जो है नारकोंडम आइसलैंड में भी है वॉल्केनो, तो इन जगहों पर भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसके बाद है जो अगला जो कथन है वो क्या है, हिंद महासागर मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखियों से रहित है, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें जो है हिंद महासागर और मध्य महासागरीय कटक क्या है, ज्वालामुखी से रहित नहीं है, इसमें भी ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला है, मैग्मा सामग्री का एक बड़ा पिंड है जो भूपर्पटी की अधिक गहराई में ठंडा होकर बड़े गुम्मतों के रूप में विकसित होता है। वे अनाच्छादन और प्रक्रियाओं के बाद सतह पर प्रकट होते हैं। वे बड़े क्षेत्रों को जो है आच्छादित करते हैं। साथ ही मैग्मा कक्षों के जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, यह एक सर्वाधिक संभावित वर्णन है। ये किसका वर्णन है, ठीक है, तो ये किसका वर्णन है, ये बैथोलिथ का वर्णन है। ठीक है, ये किसका वर्णन है, ये बैथोलिथ का वर्णन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो है टिलाइट निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है, तो ये किसको संदर्भित करता है, कथन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए, यह हिमनदों के निक्षेपों से बनी एक अवसादी चट्टान को, यही सही है। ठीक है, ये हिमनदों के जो नीचे बनती हैं निक्षेपों से, उनके अवसादी चट्टान को टिलाइट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ये कथन कारक वाला क्वेश्चन है। इसमें कथन 1 दिया गया और कथन 2 दिया गया। ठीक है, इसमें ये बताना है कथन 1 या 2 सही है या उसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है। इसमें बताना है कि कथन 1 और 2 की व्याख्या करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसमें देखना है क्या है, भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप भाग शामिल है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या है, एक समय भारतीय उपमहाद्वीप 50 डिग्री दक्षिण अंश जो है अक्षांश के दक्षिण में स्थित है। एक समय भारतीय था। ठीक है, उपमहाद्वीप, हाँ ठीक है, 50 डिग्री जो है दक्षिण में, बिल्कुल सही है। जो ये प्रायद्वीपीय वाला भारत जो बताया जाता है, ये बताया जाता है कि ये जो है पहले अफ्रीका का पार्ट था। ठीक है, जो पहले अफ्रीका का पार्ट था, फिर ये जाकर यूरेशिया प्लेट से आगे जुड़ा आके। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, तो इसका सही आंसर है जो दूसरा है वो पहले की व्याख्या नहीं करता, ये इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो प्लेट विवर्तनिकी है इसके बारे में हमें विचार करना है और बताना है क्या है। ठीक है, अपसारी परिसीमाएं प्रकृति में विनाशकारी होती है। ठीक है, ये क्या है, ये गलत है, ये विनाशकारी नहीं होती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं, इनको हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक बोल सकते हैं। ठीक है, इनको हम रचनात्मक बोल सकते हैं। और अगला जो है कथन है इसमें क्या है, अपसारी, अपसारी की बात कैसी होती है, अपसारी जो होती हैं अब मतलब मिलाती हैं, अब करती हैं, अपसारी का मतलब होता है जो रचनात्मक होती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है अभिसारी, अभी मतलब अभी कथन, जैसे अभी दूर करना, तो अभी कथन जैसे शब्द हैं जो अभी का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, तो अभिसारी परिसीमाएं रचनात्मक प्रकृति की होती, तो ये कैसी है, ये विनाशकारी प्रकृति की होती, ये रचनात्मक प्रकृति की, ये दोनों का। और रूपांतरित परिसीमाएं ना तो रचनात्मक होती हैं और ना ही विनाशकारी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ये जो है तीसरा सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो विवरण है उन पर हमें विचार करना है और बताना उपयुक्त में से, उपयुक्त कारकों में से कितने भू आकृतिक हैं, जो भू आकृतिक कितने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दिया गया है जो है अपवाहित जल, ठीक है, हिमानी, पवन, लहरें, धाराएं, और ये क्या है ज्वालामुखी, ये क्या अलग है। ठीक है, ज्वालामुखी क्या अलग है, जबकि अपवाहित जल, हिमानी मतलब बर्फ, और लहरें मतलब पानी से रिलेटेड, पवन भी, तो इसमें क्या है केवल 5 ऑप्शन सही है, ये गलत है एक। इसके बाद अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, सॉरी, इसमें क्या है, अब एक इसमें फसल का विवरण दिया गया, उसमें बताना है ये किस फसल की बात करता है। तो इस फसल का उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, यह एक खरीफ फसल है, किसकी है, खरीफ फसल, यानी जो है जून जुलाई में बोई जाने वाली। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की आवश्यकता होती है। यह पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह उगाई जा सकती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ का मतलब है बांगर। ठीक है, खादर और एक बांगर, दो प्रकार की होती है मिट्टी, एक खादर और एक बांगर। तो इसमें क्या है, खादर होती है जो नई जलोढ़ या नवीन जलोढ़, और बांगर होती है जो पुरानी जलोढ़। ठीक है, उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है, तो ये कौन सी फसल है, ये मक्का की बात होती है। ठीक है, मक्का यानी गन्ना और चावल ये नहीं है, तो ये क्या है, मक्का की फसल है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एल्यूमिनियम उत्पादन का जो प्राथमिक स्रोत है, तो ये कौन सा स्रोत है, ये ताम्र अयस्क। ठीक है, एल्यूमिनियम उत्पादन का एक प्राथमिक स्रोत है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें क्या है, मोढेरा सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो दिया गया है इसमें, इसे मारू गुर्जर स्थापत्य शैली से निर्मित किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मारू गुर्जर स्थापत्य शैली से निर्मित किया गया है, सही है। इसके बाद विश्व के दौरान जो है सूर्य की किरणें सीधे इस मंदिर के केंद्रीय भाग पर पड़ती है, सही है। हाल ही में से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल किया गया, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी जिसको शामिल किया गया है, इसको शांति निकेतन को शामिल किया गया है जो विश्व धरोहर की सूची में। और एक ये गरबा नृत्य जो गुजरात, गरबा नृत्य है, हाँ शायद में गुजरात का है, वहीं का गरबा नृत्य, हाँ गुजरात का ही है, तो उसको क्या, उसको भी विश्व धरोहर मतलब अमूर्त उसमें शामिल किया गया है यूनेस्को में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाई द लाइफ डिवाइन, वाई द लाइफ डिवाइन द मदर एवं द फ्यूचर पोएट्री के लेखक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और योग तथा शास्त्रीय संस्कृत के अध्ययन में दक्षता प्राप्त की। वह कौन थे, वह अरविंद घोष थे। ठीक है, वह क्या थे, अरविंद घोष थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और वही क्या है, कथन दिए गए, कथन 1 और 2 को बताना है कि यह व्याख्या करता है या नहीं करता। ठीक है,
अगला कथन नंबर 1 है, श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सही है। इसका उद्देश्य लोगों को गणित के महत्व और इस क्षेत्र में हुई प्रगति तथा विकास के बारे में जागरूक करना। ये सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अनुसंधान, अध्ययन और कार्य के लिए यात्रा को आसान बनाने हेतु व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ये किसने किए? ये जर्मनी ने किए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिए गए इस पर हमें विचार करना है। तो इसमें क्या है? कथन नंबर 1 है, क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव का मुकाबला करने में भू राजनीतिक हित है। ठीक है, इसमें किसका हित है? भू राजनीतिक हित है। सही है। दूसरा का, क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच, ये भी सही है। अब इसमें क्या है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध प्राचीन व्यापार मार्गों से जुड़े, ये भी ठीक है, कथन सही है। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय सैन्य गठबंधनों में भागीदारी, तो इसमें क्या बताना क्या है? मध्य एशियाई क्षेत्रों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क के संदर्भ में उपयुक्त में कितने कथन सही है? तो इसमें क्या, ये 3 कथन सही है, ये चौथा नहीं है। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय सैन्य गठबंधनों में भागीदारी, ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें सही 1 2 3, केवल 3 ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा केवल 3। इसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जो, इसमें दिया गया इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में वर्साई की संधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र के एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी। तो ये गलत है, ये 1919 में की गई थी। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ बैलीजली के रूप में, ठीक है, की गई थी, तो ये गलत है। इसके बाद क्या है? यह सरकार नियोक्ता एवं कर्मचारी प्रतिनिधि वाली एक त्रिपक्षीय एजेंसी है, ये सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक एवं सोशल डायलॉग रिपोर्ट इसके प्रकाशन है, ये भी सही है। तो ठीक है, इसके सही आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में फुजीवारा प्रभाव की चर्चा की जाती है? ठीक है, फुजीवारा प्रभाव की चर्चा किस स्थिति में की जाती है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए है, सेल गैस की खोज के लिए क्षेत्रों की पहचान। ठीक है, ऑप्शन बी है, एक ही दिशा में घूम रहे 2 चक्रवातों के बीच परस्पर क्रिया। तो ये क्या है? यही सही है इसका। ठीक है, एक ही दिशा में, जो जैसे फुजीवारा प्रभाव बोलते हैं, जैसे एक ही दिशा में 2 चक्रवात घूम रहे हो उनके बीच में परस्पर क्रिया बोलते हैं उसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उसमें क्या है? इसमें क्या है? कारागार एवं उसमें निरुद्ध व्यक्ति भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 के अंतर्गत एक समवर्ती विषय है। ठीक है, ये क्या है? 3 के अंतर्गत एक समवर्ती विषय नहीं है, ये क्या लिस्ट ऑफ 4 की, मतलब जो है 7वीं अनुसूची में कितना है, जिसकी एंट्री है लिस्ट सेकंड में। ठीक है, सूची 2 में इसकी एंट्री है। ठीक है, इसके बाद है, निःशुल्क विधिक सहायता एवं निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त गारंटीकृत मूल अधिकार है, ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? नंबर 1 है, परमाणु ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, सही है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम यानी NPCIL देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अभिकल्पना, निर्माण, प्रवर्तन और संचालन के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। थोरियम को भविष्य का परमाणु ईंधन माना जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके क्या, तीनों ही कथन सही है, इसके सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समुद्रयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, समुद्रयान मिशन की बात की गई है, इसमें देखना है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को जो है महासागर में 10,000 मीटर की गहराई तक भेजना है, ये गलत है, क्योंकि ये केवल 6,000 मीटर की गहराई तक की बात है। 6,000 मीटर की
गहराई की बात है, ठीक है, यानी भेजना है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, 6000 मीटर की गहराई तक भेजना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, यह भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है और डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सही है। इसके बाद इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किए। ये गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किलोनोमा निम्नलिखित में से किस घटना का सर्वोत्तम रूप संदर्भित करता है, ठीक है। किलोनोमा की बात की गई है, तो ये किसका संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, ये विशाल तारे हैं जो सुपरनोवा में विस्फोट करते हैं जिससे तीव्र ऊर्जा विमुक्त होती है। दूसरा है, ये 2 न्यूट्रॉन तारे हैं, तारों के संगठन और विलय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का तीव्र विस्फोटन उत्पन्न करती है। तो यही सही है, ठीक है। इसका आंसर सही हो जाएगा बी, ठीक है। अगर आप भी आंसर देना चाहते हैं अपने मन में तो आप ऐसा कीजिए, आप अभी जानकारी ग्रहण कीजिए, ठीक है। आप अपने आप को जानने के लिए हम आपको एक मौका देंगे जब हम जो और टेस्ट लेकर आएंगे। अभी आप जानकारी ग्रहण कीजिए, लगभग 10 तक आप अपनी जानकारी ग्रहण कीजिए, उसमें आप पूरी तरीके से मतलब हर तरीके के हर आयाम पर अपनी पकड़ रखिए। उसके बाद फिर हम आपको जो है 11-12 के बाद जब हम टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको हम मौका देंगे क्वेश्चन को सही बताने का। उसमें आप पॉज कर लिया करें और इससे क्या है, आप उसका सही आंसर लिख सकें, ठीक है। फिर आप अपना स्कोर चेक करें, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, काले प्रवाल उथले जल और 8000 मीटर की गहराई तक के गहरे जल दोनों में पाए जा सकते हैं। ये सही है। काले प्रवाल जो है निस्यंद भोजी होते हैं और छोटे प्राणी प्लवक को खाते हैं जो गहरे जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये दोनों ही सही है, ठीक है, ये दोनों ही सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है, डोकरा शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम डोकरा शिल्प की बात करें तो ये क्या है, इसमें क्या है, इसका अभ्यास गुजरात और महाराष्ट्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है। दूसरा का यह घंटा धातु शिल्प का एक रूप है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो पहला कथन है ये गलत है। इसमें दिया गया है कि इसका अभ्यास गुजरात और महाराष्ट्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका अभ्यास जो है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की और केरला इनकी जनजातियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो डोगरा ट्राइब है वो यहाँ पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बी। इसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, सेंट बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है इसमें क्या है, सेंट बैटरी एक उच्च तापमान युक्त तापीय ऊर्जा भंडारण है जिसमें भंडारण माध्यम के रूप में बालू या बालू के समग्र समान सामग्री का उपयोग किया जाता है। सही है। दूसरा, बालू लंबी अवधि तक जो ऊष्मा बनाए रखने और महीनों तक विद्युत भंडारण का एक प्रभावी माध्यम है। इसमें क्या, दोनों ही कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। जो विवरण दिए गए इस पर हमें विचार करना है और इस पर बताना है कि कौन कौन से कथन या क्या कौन कौन से जो है विकल्प मिलते हैं। जैसे कर प्रतिस्पर्धा, इसके बाद टैक्स हेवन, इसके बाद आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण, उसके बाद है राष्ट्र की कर संप्रभुता, ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा प्रस्तावित वैश्विक न्यूनतम कर यानी जीएमटी के कार्यान्वयन में उपयुक्त में से कितने प्रभावित होंगे। तो इसमें चारों ही प्रभावित होंगे, ठीक है। का सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या है, यह भारत मध्यम भुखमरी में की श्रेणी में आता है, ठीक है। ये क्या है, मध्यम भुखमरी की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि ये सीरियस कंडीशन में आता है, गंभीर श्रेणी में आता है क्योंकि इसकी जो है 121 देशों में 107 रैंक आई हुई है, ठीक है। 121 देशों में 107 रैंक आई हुई है। तो 107 रैंक कैसी है, बहुत दयनीय रैंक है, ठीक है। 107 बहुत ही खराब स्थिति है जिसे हम सीरियस स्थिति बोलते हैं, ठीक है। इसके भारत में 50% से अधिक बच्चे बौनेपन का शिकार हैं
ये भी सही है, ठीक है। ये जो है भारत में 50% से अधिक बच्चे बौने, 50 नहीं है ये लगभग, हाँ 35 पॉइंट, ठीक है। ये क्या है 30.5% जो बौने पर के शिकार हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यह सूचकांक खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, ये क्या है, ये जो सूचकांक है ये कौन है, कॉन्करेंट वर्ल्ड वाइड एंड द उसको बोलते हैं वेल्थ हंगर लाइफ, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो इसमें क्या है, एक भी कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी अथवा ई रूपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें बताया गया, इसमें क्या है, यह एक प्रतिस्थापन योग्य विधिक निविदा है जिसके लिए धारकों के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। कथन नंबर 2 है, इसे खुदरा और थोक दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तीसरा है, यह जो है फिएट करेंसी के साथ 1 to 1 विनिमय के योग्य है। तो इसमें तीनों ही कथन इसके सही है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वाधीनी योजना, जो पीएम स्वाधीनी योजना है इसमें क्या है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आवर, तो ये क्या, ये पहला वाला ये गलत है, ठीक है। दूसरा है, इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना, ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक है बेरोजगारी का प्रकार और दूसरा है परिभाषा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं। मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी उसमें है कि जिसमें जरूरत से ज्यादा लोग कार्यरत हैं, मतलब उसमें काम करना चाहते हैं, कार्य के लिए है लेकिन काम कम है। अब संरचनात्मक बेरोजगारी वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान ऐसा होता है जब खेतीहर मजदूरों के पास कार्य नहीं होता, ये गलत है। ये मौसमी मजदूरी जो बोलते हैं इसे, सॉरी मौसमी बेरोजगारी को इसे बोलते हैं। तो ये जो इसकी परिभाषा, ये संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, जैसे काम तो है लेकिन बस वो टेक्निकली हो गया, जैसे आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, ठीक है, लेकिन फौरा चलाना जानते हैं। लेकिन कंप्यूटर के वही जो है, जैसे खुदाई पहले लेबर करती थी खुदाई, अब उसने बिल्डोजर करने हैं, यानी बिल्डोजर से मशीन द्वारा खुदाई होती है। तो अब हमें जो है फौरा चलाने वाला नहीं चाहिए। अब जो लोग फौरा चलाते थे, मतलब जो फौरे से खुदाई करते थे, उसका क्या मतलब हो गया, वो अब बिल्डोजर में, अब हमें बिल्डोजर का टेक्निकली ड्राइवर चाहिए, ठीक है, जो बिल्डोजर चला सके। तो इसमें क्या है, इसे को बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, तो ये गलत है। और जो है तकनीकी बेरोजगारी, तकनीकी परिवर्तन की अगर नौकरियां की हानि, ये भी सही है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में क्या है, आप टेक्नोलॉजी जैसे कुछ काम जो हाथ से होते थे वो अब कंप्यूटर से होने लगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये दोनों ही, इसमें दो युग्म सही है, ठीक है, इसके दोनों युग्म सही है, तो ये वाला गलत है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई जो है मेइजोट्रोपिक स्पेलिटा, जो फ्रिटिलारिया सिरोहोसा और डेक्टाइलोरिजा और हेटाग्रिया संबंधित है, ये किससे संबंधित है ये बताना है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, पश्चिमी घाट में खोजी गई मेढक की नई प्रजातियां नहीं है, हिमालय में पाई जाने वाली पौधों की प्रजातियां जिन्हें IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, यही सही है, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिए गए हैं कथन, तो इसमें क्या है, यह अधिनियम विधिक रूप से सभी भारतीयों लगभग नागरिकों को लक्षित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त कराने का अधिकार है, ये गलत है, सभी नहीं है, सिर्फ रूरल लोगों के लिए है, ठीक है। इसके बाद क्या है, केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से अधिनियम के अंतर्गत जिम्मेदारियां इसको संभालती है, ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, तटरेखा आवास और
नियमित आय के लिए मैग्रोम पहल यानी जो है मिस्ती योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दिए गए तो इसमें क्या है कथन, इस योजना का लक्ष्य समुद्र तट और लवणीय भूमि पर मैग्रोम के वृक्ष लगाना है, ये सही है। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी को शामिल करना है, ये भी सही है। इसमें कहा यह योजना निजी संसाधनों और कार्बन तथा जैव विविधता भूस्थिरता को आकर्षित करती है, ये भी सही है। तो इसके तीनों के तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक रिपोर्ट के संदर्भ में एयरसेड संबंधित है, ठीक है। तो एयरसेड किससे संबंधित है, इसे बताना है। सामान्य भौगोलिक क्षेत्र जहां प्रदूषक अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे सभी के लिए समान वायु गुणवत्ता का निर्माण होता है। दूसरा है ग्रीन हाउस शेड के वायु में आवाजाही जो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश को ग्रहण करके पौधों में बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है, ये गलत है। हानिकारक वायु प्रदूषकों के संयोजक जो अक्सर जमीन में अपेक्षाकृत नीचे पीले भूरे रंग की धुंध के रूप में दिखाई देते हैं, ये भी गलत है। अब कास्ट चूल्हे में चिमनी से निकलने वाला धुआं जो क्रायोलिस्ट के रूप में चिमनी में चिपक जाता है और ये वायु, इसका सही आंसर ए है, ठीक है। इसका सही आंसर जो ज़्यादा फिट बैठता है वो क्या है, वो ए है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 की जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। तो जल संसाधन जो स्थिति रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस संगठन द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो काली मृदा है उसके बारे में हमें बताना है। तो ये क्या है, इस जो काली मृदा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कथन सही है। इसके बाद है, इसमें क्या है, एक मिनट, हाँ सही है। इस मृदा में अकार्बनिक कार्बन स्टॉक का ह्रास हो रहा है, ये भी सही है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किंतु आयरन कैल्शियम पोटेशियम की कमी होती है, ये गलत है। आयरन कैल्शियम पोटेशियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसका ये तीसरा कथन सही नहीं है, गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हिमालय याक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हिमालय याक है उसके बारे में हमें जानना है। तो ये क्या है, इसे FSSAI द्वारा खाद्य पशु घोषित किया गया है, ये भी सही है। ये तिब्बती पठार की एक स्थानिक प्रजाति है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसके बाद है, मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर मीथेन की बात करें तो इसमें क्या है, यह सबसे जटिल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह जटिल हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। ये क्या सिंपल हाइड्रोकार्बन है मीथेन। और जैसा कि आप CH4 है, इसमें 4 हाइड्रोकार्बन है और 1 कार्बन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन के अणु है और 1 कार्बन के अणु है, जैसे CH4 इसका नाम है। तो इसमें क्या है, इसके सामान्य स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस प्रणालियाँ, ये सही है। वास्तविक तापमान क्षमता की दृष्टि से यह कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक प्रभावकारी है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 2 और 3, एक गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्रजनन दर का सबसे सटीक वर्णन करता है, ठीक है। तो कौन सा सबसे सटीक वर्णन करता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक महिला द्वारा उसके प्रजनन वर्षों के दौरान पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या, प्रत्येक महिला द्वारा उसके संपूर्ण जीवन काल में पैदा हुए बच्चों की संख्या, ये गलत है। विवाह के प्रथम 5 वर्षों के भीतर दंपति, ये भी गलत है। तो इसका क्या है, किसी विशेष वर्ष में 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका सही जो है सटीक उत्तर बैठता है वो ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है, ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम यानी GIAHS। दूसरा है कोडेट एलिमेंट्रिक्स कमीशन। तीसरा है खाद्य एवं कृषि के लिए वनस्पति आनुवंशिक संस्थान।
पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, चौथा है एक देश एक प्राथमिकता उत्पाद। तो इसके जो है खाद्य एवं कृषि संगठन की पहल है, तो इसमें चारों ही खाद्य और कृषि संगठन की पहल है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय सीमा लगभग 30 डिग्री है, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय, ठीक है। इसके बारे में क्या है, जो अक्षांशीय ये बोलते हैं, जो अक्षांशीय रेखा है, जैसे ये ग्लोब है एक, ये हमारी ग्लोब है, उसमें ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, ठीक है, ऐसी, और ये देशांतरीय होती है, ठीक है। इनके बीच की दूरी, जो अक्षांशीय रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है, लेकिन इसमें क्या ध्रुवों पर कम और बीच में ज़्यादा होती है, यानी विषुवत क्षेत्र में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसके बाद ये सही है कथन, और सही हमें देखना है, भारतीय समय मानक IST के लिए 82.30 डिग्री डब्ल्यू वेस्ट देशांतर का मानक यमोत्तर रेखा के समय में, ये गलत है, क्योंकि ये क्या 5 घंटा 30 मिनट जो है लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है, देशांतरीय रेखा पर जो समय, जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड मेडिटेरियन रेखा है वो है 82.5 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण मूलतः प्राचीन पट्टी, ताश और ग्रेनाइट से हुआ है, सही है। दूसरा है, उत्तर पूर्व में मेघालय पठार और पश्चिम में राजस्थान प्रायद्वीपीय खंड के ही विस्तार है, इसके ही विस्तार है, तो ये दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। इसके बाद है हिमालय, जो हिमालयन यब है उसकी बात की गई, हिमालयन यब की। हिमालयन यब जो है ये क्या है, यह हिमालय क्षेत्र का एक स्थानिक पर्णपाती वृक्ष है, ये गलत है क्योंकि ये एवरग्रीन वृक्ष है, ठीक है, जो हिमालय यब बोलते हैं इसको। अब दूसरा है, इसकी खेती मुख्य रूप से इसके फल के लिए की जाती है, इसका उपयोग पारंपरिक हिमालयी व्यंजनों में किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी जो खेती है, इसके फ्रूट का जो है रिनोवेट किया जाता है, ठीक है, और इट्स बार्क यानी बहुत बेकार है, और इसमें क्या टैक्सोल के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा है। अब इसके बाद है, पेड़ की छाल जो है टैक्सोल, जैसा हमने बताया टैक्सोल के लिए की जाती है, का एक स्रोत है जो संभावित कैंसर रोधी गुणों वाला एक होगा, कि ये सही है, ठीक है। दूसरा है, यह तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है तथा आमतौर पर इसका उपयोग हिमालयी गिरपत पुनर्वनीकरण किया जाता है। ये तेजी से नहीं बढ़ता, ये बहुत स्लो बढ़ता है, ठीक है। ये कैसे बढ़ता है, ये बहुत स्लो बढ़ता है, लगभग ऐसे बात करें तो इसमें कितने 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं इसको उगने में, ठीक है। तो ये क्या है, 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं, ऐसे कैसे जो है थोड़ा बढ़ने के लिए। तो इसके बाद है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, केवल 1 कथन सही है इसका। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, संभावित संसाधन निम्नलिखित में से किस स्थिति को सर्वोत्तम रूप से संदर्भ करते हैं, ठीक है। तो ये किसको संदर्भ करते हैं, पर्यावरण में मौजूद सामग्रियां जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, गलत है। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, तो ये सही है, ठीक है। इसका सही है, संभावित संसाधन है जिनको हम संभावना कर सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, उनका उपयोग नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में पवित्र जो उपवन है वह क्या है। ऑप्शन 1 है, ए है जैव विविधता संरक्षण के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा आरक्षित वन है, गलत है। स्वदेशी समुदायों द्वारा बनाए गए छोटे पैमाने के कृषि क्षेत्र हैं, गलत है। वन या उपवन जो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित है, इसका यही आंसर जो है सही है, सी इसका सही आंसर है, सटीक है। इसके बाद कर्तन और दहन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। कर्तन और दहन की बात करें तो इसमें क्या है, जो इसमें वन के एक हिस्से को साफ करना,
वनस्पति का दहन और फिर पोषक तत्व में भरपूर राख में फसलें लगाना शामिल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सही है। कर्तन और दहन के बाद है, यानी काटो और दहन करो। ठीक है, इसके बाद क्या है, भारत में यह प्रथा देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक सीमित है, ये सीमित नहीं है। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाए, जैसे उत्तर पूर्व में से झूमन खेती जानते हैं। ठीक है, झूम खेती इसको बोलते हैं, और जो आंध्र प्रदेश में से पेंडा बोलते हैं, और मध्य प्रदेश में इसी खेती को दहिया बोलते हैं, और झारखंड में से कुरबा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संदर्भ में रक्तहीन क्रांति का संबंध है। रक्तहीन क्रांति का संबंध किसमें है? उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों का उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, ये गलत है। इसमें कि भूमिहीन किसानों को भूमि का एक हिस्सा स्वेच्छा से दान करने की एक पहल, यही है इसका सही आंसर है। जो है रक्तहीन क्रांति इसी से संबंधित है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे हमें कथन और कारक वाला है, इसमें एक कथन और दो कथन दिए गए, इसमें बताना है कि दूसरा पहले की व्याख्या करता है या नहीं। धात्विक खनिजों में एक निश्चित संरचना में धातुओं के एक या अधिक रूप होते हैं। ठीक है, सही है, एक या अधिक रूप होते हैं। इसके बाद क्या, अब्रक एक धात्विक खनिज है, ये गलत है, क्योंकि अब्रक एक अधात्विक खनिज है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए सही किंतु आर गलत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम जूट वस्त्र की बात करें तो ये क्या है, कथन नंबर एक है, पहली जूट मिल जो है वर्ष 1859 में कोलकाता के पास स्थापित की गई थी, सही है। विभाजन के बाद अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, ये भी सही है। तो इसके दोनों ही, एक और दो, दोनों ही कथन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, जो विवरण दिए गए इसमें क्या है, घरेलू उपचार, एक सुंदर भूत परिदृश्य, तीसरा है बॉक्साइड है, चौथा है बुद्धिमत्ता, पांचवा है दोस्तों और परिवार का से स्नेह। उपयुक्त में से कितने को संसाधन माना जा सकता है? ठीक है, इसमें बताया गया, इसमें किस संसाधन माना जा सकता है, इसे हम सभी को मान सकते हैं संसाधन। ठीक है, इसमें क्या है, सभी को हम संसाधन के रूप में माना जा सकता है। अब इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, जो विचार किया गया है उसमें क्या है, नंबर एक जनक शैल, दूसरा है वर्षा, तीसरा है वनस्पति और जीव, चौथा है ऊंचाई, पांचवा है समय। उपयुक्त कारकों में कितने मृदा के निर्माण में योगदान है? तो ये सभी मृदा के निर्माण में योगदान है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बताना है, एक तरफ पद है एक तरफ वर्णन। जैसे मल्चिंग, ठीक है, मल्चिंग क्या है, पौधे के बीच की अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। तो इसके ये सही है, इसे मल्चिंग कहते हैं। दूसरा है सम्मोर चरेखिए रोधका, जैसे बोले खड़ी ढलान पर चौड़ी सपाट सीढ़ियों या छतें जो बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये गलत है, ये गलत है। ये फिर इसके बाद क्या है, अंतर फसल विभिन्न फसलों जो एकांतर कतारों में उगाई जाती है, ये भी सही है। तो इसके दो ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया गया है जो है कथन है वही है। ठीक, कथन बहुत फेवरेट है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के। अभी आरओ का पेपर हुआ, लगभग 30 से ज़्यादा कथन और वाले सवाल आए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कथन ए और कथन दो दिए गए हैं। इसमें क्या है, कथन एक, पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का लगभग 2.7% ही अलवणीय जल है। दूसरा है, पृथ्वी पर लगभग 70% अलवणीय जो है जल अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनवों के रूप में पाया जाता है। ये क्या है, ये क्या है, इसका जो है कथन दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता। तो इसके क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र पद का सबसे अच्छा वर्णन है? परितंत्र जो पद है उसका सबसे अच्छा वर्णन है तो वो कौन सा है? यह स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच संपर्क का एक संकीर्ण क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियां व वन्य जीवन मौजूद है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जैव और अजैव दोनों परितंत्र की बात है, सही है, दोनों शामिल है जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यही सही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अभिसमय यानी साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, साइट है जो, इसमें क्या है, साइट सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो वर्ष 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, ये समझौता ही है। अब इसके बाद क्या है, अगर हम देखें दूसरा कथन देखें, अगर इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और व्यापारियों वनस्पतियों के प्रतिरूप के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रजातियों का अस्तित्व खतरा न हो। ये दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ग्रेट लेक्स है उसके बारे में बताया गया है, तो इसमें क्या है, यह पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका के 5 गहरी मीठे पानी की झीलों की एक श्रृंखला है। बिल्कुल सही है, उत्तरी जो ग्रेट लेक्स बोलते हैं जैसे। ठीक है, और इसमें क्या है, सुपीरियर झील है और मिशिगन झील है। ठीक है, और इसमें एरी झील है और इसमें और एक है जो हेम्यू, शायद में हेम्यू ऐसा ही कुछ नाम है। ठीक है, तो ये क्या, तो इसके बाद है सुपीरियर झील ऊपर की ओर ऊंचे स्थान पर स्थित है और सभी झीलें से बड़ी है, ये भी सही है। इनमें से 4 झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, भारत में यानी कथन नंबर 1 है, भारत में वन के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों को वास्तविक वन आवरण में कोई वृद्धि किए बिना बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है, ये तो सही है, भारत में सरकार वन विकास और राजस्व रिकॉर्ड के लिए वास्तविक वन आवरण पर विचार करती है, ये गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कॉफी उत्पादन है तो इसके बारे में हमें बताना है। भारत में ज़्यादातर रोबास्टा किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है जिसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी डिमांड है। देखिए सबसे ज़्यादा पहले तो कॉफ़ी की 3 प्रजातियाँ होती हैं, जैसे अराबिका, ठीक है, और एक है रोबस्टा और एक है लाइबेरिया। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मात्रा में कॉफ़ी पाई जाए मतलब पीने योग्य है वो है क्या बोलते हैं उसको, अराबिका। ठीक है, रोबस्टा नहीं है, वो क्या है, अराबिस्ट का है। ठीक है, अराबिका। तो इसके लिए क्या, ये पहला तो गलत है और भारत में अराबिका ही जो है ज़्यादा उत्पादन होता है, तो ये कथन गलत है। देश में कॉफ़ी के कुल उत्पादन को 2/3 से अधिक उत्पादन अकेले केरल में होता है, ये गलत है क्योंकि ये कर्नाटका में 2/3 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले के संदर्भ में क्या है, जो है इसमें क्या है, एंथ्रेसाइट उच्चतम कैलोरी मान एवं सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है जिसमें 100% कार्बन सामग्री होती है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या 100% नहीं होती है, इसमें क्या 80 से 95% तक होती है। ठीक है, ये सबसे श्रेणी जो अच्छी है उसमें क्या है 80 से 95% तक इसमें क्या होता है, कोयला होता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, भारत में अधिकांश कोयला निक्षेप दामोदर सोन महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसमें क्या पीट कास्ट के कोयले से में परिवर्तन करना पहला चरण है, इसका उसमें जो है मान कम होता है, ये भी सही है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके बाद है
भारत में पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पत्तन है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है। उसमें क्या है, जो नहवा सोबा में स्थित जवाहर नेहरू जो पत्तन भारत का जो है सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सही है। इसके बाद है अगला जो है, मुंबई एक प्राकृतिक पतन है और देश का सबसे बड़ा पतन है, ये भी सही है। कंडला पत्तन खम्मात की खाड़ी में के मुहाने पर स्थित है, एक प्रमुख पतन है। इसमें क्या है, ये जो खम्मात की खाड़ी में नहीं है, ये कसम कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो ये गलत है। इसके बाद इसके दो ऑप्शन सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषि के संदर्भ में जो बारबंदी प्रणाली निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करती है, ठीक है। तो ये जो बारबंदी प्रणाली है, ये किसको संदर्भित करती है? यह जो है ऑप्शन ए है, यह लागत कम करने के लिए किसानों के बीच ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों साझा करने की एक योजना है, ये गलत है। यह नहर निकास के कमान क्षेत्र में जल के समान वितरण की एक प्रणाली है, तो यही सही है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग NW जो संख्या 2 किस नदी पर और किन दो स्थानों के बीच में स्थित है, ठीक है। किस नदी पर है और किन दो स्थानों पर जो है स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र और जो सदिया धुबरी नदी पर स्थित है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और सदिया धुबरी जो स्थानों के बीच में है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है संख्या 2, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो क्या है, नंबर 1 कथन है, पवन ऊर्जा पूर्णतः प्रदूषित रहित ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, सही है। इसमें दूसरा है, अधिकाष्ठित पवन ऊर्जा के मामले में भारत विश्व स्तर पर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा स्थान पर है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब कथन इसमें क्या है, देखिए, जो महाद्वीपीय द्रव्यमान सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है। जो महाद्वीपीय द्रव्यमान है वो सिलिका और जो है किससे, एल्युमिनियम से निर्मित है, ठीक है। सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है। दूसरा है, महासागरीय भूपटल सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है, तो ये किसके, सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है। दूसरा कथन भी गलत है। क्रोड निकल और लोहे से निर्मित है, ठीक है। तो ये क्या, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। और इसमें क्या है, विचार कीजिए, इसमें सेल और पट्टतास, नीस, कोयला, चूना पत्थर और स्लेट उपयुक्त चट्टानों में से कितनी चट्टानें अवसादी चट्टान है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अवसादी चट्टानों की बात करें तो इसमें क्या, देखो सेल नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, चूना पत्थर नहीं है। तो इसमें क्या है, केवल 3 स्लेट, कोयला अवसाद बनाती है, तो चूना पत्थर से हाँ जिप्सम बने, ठीक है। तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें कथन दिए गए। कथन नंबर 1 है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया प्रबल गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा का कारण बनता है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया जो बल है वो क्या बनता है, ज्वार और भाटा बनते हैं, ठीक है। दूसरा कथन है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं तो लघु ज्वार भाटा का निर्माण होता है। तो ये क्या, ये जो दूसरा है ये गलत है, पहला ही कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 है जो बेंगुला धारा, दूसरा है फॉकलैंड धारा और तीसरा है ओयासिबो धारा। उपयुक्त धाराओं में से कितनी जो है दक्षिण अटलांटिक सागर जो है महासागर का भाग है? तो ये है दूसरा है फॉकलैंड, ठीक है। अगर हम फॉकलैंड की बात करें तो ये क्या है, ये अंटार्कटिक का भाग है, ठीक है। ये क्या, अंटार्कटिक का भाग है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, केवल 2। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पर्णपाती वनों की बात करें तो इसमें क्या है,
जो ये हिमालय के गिरपाती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब नीचे, ठीक है। इस वन के महत्वपूर्ण वृक्षों में साल, सागौन, पीपल और जो है नीम और शीशम है, ठीक है, तो ये भी सही है। इसके बाद क्या है, देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान जो है स्थानिक प्रजाति मुख्य रूप से इस वन में पूर्वी भाग में पाई जाती है, ठीक है, तो ये क्या है, ये वेस्टर्न भाग में पाई जाती है, ये पूर्वी भाग में नहीं, ईस्टर्न भाग में नहीं, ये वेस्टर्न भाग में पाई जाती है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 77। इसमें क्या है, मोनाकी अटलांटिक महासागर में सागर की सतह से एक नीचे स्थित एक पर्वत है, तो ये कहाँ पर है, ये मोनाकी जो है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है ऑप्शन है, विकल्प है, इसमें क्या ऊंचाई की दृष्टि से यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, तो ये क्या, ये दूसरा कथन जो है सही है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इसकी लगभग ऊंचाई है यानी 10,000 से 10,205 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसमें क्या है, मीटर तक है, किलोमीटर नहीं, सॉरी, ये समुद्र के अंदर है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई नहीं, लेकिन पृथ्वी तल से ऊंचाई है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, लेकिन अगर अंदर में, जल के अंदर में माने तो सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा बताया था, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, वो कौन सा, मोनाकी अटलांटिक सागर, सॉरी मोनाकी है जो प्रशांत महासागर में है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या, इसमें दिया गया है उच्चतम शिखर और देश, ठीक है, जिसमें बताया गया उच्चतम शिखर और देश, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया है माउंट किलिमंजारो, इसमें दिया गया जो है अर्जेंटीना, ठीक है, ये गलत है, माउंट जो किलिमंजारो है वो कहाँ पर है, ये तंजानिया में है, ठीक है। और इसके बाद है दूसरा माउंट एकांकोगुआ, और माउंट एकांकोगुआ कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका में जो हाईएस्ट माउंटेन की इन साउथ अमेरिका में जो एकांकोगुआ है, ये क्या है, साउथ अमेरिका में स्थित है। और माउंट फ्यूजीनामा ये जापान में, ये सही है, ठीक है, तो इसमें केवल एक कथन सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए, और कथन नंबर 1 है, इसमें क्या है, अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, ये तीसरा नहीं है, ये दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, ये कौन सा है, ये दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, ये गलत है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा दांतेदार है जो इसे प्राकृतिक पत्तनों के लिए सहायक बनाती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उल्कापिंड कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े की बात करें तो ये क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और उसे उल्कापिंड कहते हैं, तो ये क्या है, ये कथन सही है। क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है बृहस्पति और जो पृथ्वी और बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच में है, ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है, ये किसके बीच में है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, मार्स और जुपिटर के बीच में है। इसके बाद है अगला जो है क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिए गए हैं, ये कथन क्या है, ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये उन उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और औसत वार्षिक वर्षा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, जंगली खजूर, खैर, नीम, खिजड़ी और पलास है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रजातियां हैं वो कौन सी हैं, महोगनी है, एनी है, इबोनी है, रोजवुड है, ये प्रजातियां, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, इसमें क्या है, अक्षांश समांतर के विपरीत सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं, सही है।
दूसरा है दोपहर का जो है सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के परे किसी भी अक्षांश के कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता। इसमें क्या है, दोनों ही सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, महान हिमालय का मूल भाग ग्रेनाइट का बना है। ठीक है, ठीक है। इसमें प्रायद्वीपीय पठार अग्नि और कायांतरित क्षेत्रों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है, ये भी सही है। तीसरा है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई में भिन्नता पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में अधिक, ये गलत है। पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में ज्यादा है, तो ये क्या है, इसके सही आंसर हो जाएंगे केवल 2। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिए गए हैं, इसमें क्या है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंची है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, पश्चिमी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये जो अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इनसे प्रचित है, ये गलत है। क्योंकि पश्चिमी घाट जो है ये क्या है, सतत है। जो ईस्टर्न घाट है ये जो डिसकंटिन्यू है, ये जारी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो ईस्टर्न घाट है वो टूटा हुआ है, लेकिन लगातार नहीं, लेकिन वेस्टर्न घाट लगातार है। ठीक है। अब इसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की लैगून झील है, ये सही है। दूसरा है, गोदावरी नदी पर स्थित जो माजुली, ये गोदावरी पर नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों में होता है, ये सही है। नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े क्षेत्रों और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के तुलनात्मक रूप से कम क्षेत्र में शामिल है, ये सही है। इसके दोनों ही कथन सही है, 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिए गए हैं इसमें क्या है, 1 नंबर है, अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतुओं में अंतर एक दिन से प्राप्त होने वाले सूर्य के प्रकाश की अवधि से प्रभावित करता है, ये सही है। किसी स्थान की वनस्पति तापमान, वायु की आर्द्रता, वर्षा और क्षेत्र की स्थलाकृति से निर्धारित होती है, ये सही है। ये दोनों ही सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, यह जो है नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है, ये भी सही है। इसकी मुख्य सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती और कवानी है, ये दोनों ही कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, एल नीनो भूमध्य सागरीय उष्ण सागरीय जो है भूमध्य रेखीय उष्ण सागरीय धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा जो है पर प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है। एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानसून में प्रभावित करता है, ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो है भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की कैसी भौतिक विशेषताओं पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, कठोर और जो स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय अपनी भूवैज्ञानिक संरचना में तरोड़, दुर्बल और लचीली है। ठीक है। भाबर एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ धाराएं और नदियां बिना किसी उचित सीमांकित चैनल के पुनः उद्गम होती हैं और दलदली स्थिति में पैदा होती है, ये गलत है। क्योंकि इसकी लगभग कितनी होती है, 10 से 20 किलोमीटर तक होती है, और इसमें क्या है, रीइमर्ज हो जाती हैं जो नदियां होती हैं, ये दोबारा दिखने लगती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके दो जो दूसरा है, तीसरा देखते हैं। दूसरा गलत है। ब्रह्मपुत्र का मैदान अपने नदीय द्वीपों और बालू रेतिकाओं के लिए जाना जाता है, ये सही है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे केवल 2। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो द्वीप समूह है उसके संदर्भ में क्या है, कथन नंबर 1 है, अंडमान के
जो अंडमान के द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा निकोबार द्वीप से अलग होते, बिल्कुल सही है। इसके बाद है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो तीसरा है निकोबार पर स्थित माउंट थुल्लई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ये गलत है। ये ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो तीसरा गलत है। इसके बाद क्या है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह पूरी तरह से प्रवाल निक्षेपित निर्मित है, ये भी सही है। अगला है, इसे क्या है, यहाँ लगभग 36 द्वीप हैं जिनमें सभी मूल जनजातियां निवास करती हैं। इसमें क्या है, 36 मूल हैं लेकिन 11 जो वो हैं जनजातियां इसमें निवास करती हैं, तो इसमें क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो इसके अनुसार से 1 2 3 4, ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3 4, 1 2 4 है, हाँ 1 2 4, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों जो युग्मों पर विचार कीजिए। नदी दिया गया है, उसके बाद उद्गम स्थल दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए सिंधु नदी जो बोखरचू हिमनद सही है, सतलज राजस्थान सही है, अलकनंदा सतोपथ हिमनद सही है, लेकिन चंबल जो है अरावली की पहाड़ियाँ, ये गलत है। ठीक है, चंबल की बात करें तो चंबल कहाँ से निकलती है, बेंडलैंड जो ट्रोजोग्राफी ऐसी योजना, हाँ टॉपरग्राफी है। ठीक है, जो बेडलैंड टॉपरग्राफी है। ठीक है, तो ये गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 काट दिए, 3 युग्म सही है, तो इसमें सी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। इसमें कारक दिए गए, इसमें क्या है, अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, देशांतर, हिमालय पर्वत, समुद्र तट से दूरी, स्थानीय का उच्चावच विशेषता। उपयुक्त कारकों में से कौन सा भारत की जलवायु पर प्रभाव डालते हैं, तो ये क्या है, ये तीसरा नहीं डालता है, देशांतर नहीं डालते और बाद बाकी सब डालते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, रोजवुड, महोगनी और एबनी वृक्ष की प्रजातियां निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। अभी एक बार ये इसी टेस्ट में करवाया था, एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये सही है। ठीक है, ये क्या, ये सही है। और संविधान के अनुच्छेद 79 में राज्यसभा के सभापति का जो उपसभापति का प्रधान है, ये प्रावधान ये 89 में। ठीक है, ये किसमें, 89 में। कृष्णकांत दूसरे उपराष्ट्रपति थे, ये पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इसमें क्या, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन नंबर 1 है, संविधान का भाग जो है 9B सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और इसमें उनकी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के संबंधित प्रावधान शामिल है, ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। सहकारी समितियों के उन्नयन का प्रावधान राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के रूप में किया जाता है, ये सही है। एक से अधिक राज्यों की सहकारी समितियां बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत, ये सही है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा सभी 3। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिए गए हैं, कथन क्या है, वित्त विधेयक के में सरकार के व्यय के वित्त पोषण पर प्रावधान मिलता है, जबकि एक विनियोग विधेयक धन निकासी की मात्रा और उद्देश्य को दृष्टित करता है। ठीक है, दूसरा है, विनियोग और वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिए राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें क्या, कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ये सही है। इसके तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, क्या है,
प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम जो PMKK को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विरासत का समर्थन यानी PM विकास योजना के रूप में नया नाम दिया गया। ठीक है। दूसरा, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश भर में अल्पसंख्यक शिल्पकार समुदायों और कौशल उद्यमिता एवं नेतृत्व प्रशिक्षण की आवश्यकता। ये केंद्र प्रायोजक नहीं है। ठीक है। ये क्या है? ये केंद्र प्रायोजक नहीं है। ठीक है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें क्या है? ये गलत है। इसके बाद क्या है? हमारी धरोहर भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए तैयार की जाती है। ठीक है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे केवल 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिए गए हैं उसमें देखना है क्या है। कथन नंबर 1 है, सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI को प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संसाधन जो है संस्थान द्वारा संकलित किया जाता है। ये सही है। भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EACPM द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके क्या, ये दोनों ही कथन इसके सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। और आज का ये है अंतिम कथन, अंतिम प्रश्न है आज की टेस्ट का। ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करते रहिए और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे जिससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, हर वर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाए। कब? 26 जनवरी नहीं, ये 26 नवंबर को। ठीक है। 26 नवंबर है। ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ये गलत है, पहला कथन। दूसरा है, वर्ष 1934 में MN राय ने पहली बार संविधान सभा पर विचार रखा था। ये सही है। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत संविधान सभा का गठन के लिए चुनाव किए हुए। ठीक है। तो इसका एक सही आंसर हो जाएगा केवल 2 बी। ठीक है। तो इसी के साथ ये जो है टेस्ट सीरीज समाप्त हुई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।